स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर जो सरकार की ओर से अब 500 करोड़ का लोन और लिया जाएगा, इस बारे में जानकारी देंगे। आखिरकार क्या नौबत आन पड़ी है जो जल्दी इस बार ये लोन लेना पड़ा है। हालांकि सभी जानते हैं जो अक्टूबर माह था 2 बार इसमें सैलरी दी गई है, ये भी एक कारण है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए फिर कैसी व्यवस्था रहेगी, कितनी लिमिट इसके बाद सरकार के पास बच जाएगी लोन लेने के लिए, ये जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, एसजेवीएनएल को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है आज, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग हुई है और इसमें हिमाचल प्रदेश के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे जो कि एसजेवीएनएल के पास दिए गए थे, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर अभी साइन नहीं किया गया है। इस पर अल्टीमेटम एसजेवीएनएल को दिया गया है। कितने समय का और ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जानकारी ये भी लेकर आए हैं। शानन प्रोजेक्ट पर और बीबीएमबी पर जो चर्चा आज हुई है उस बारे में भी आपको अपडेट देंगे। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का रिजल्ट जल्दी ही घोषित होने वाला है, कैसे आपको बताएंगे। वहीं शिक्षा विभाग में 2800 पद जो भरे जाएंगे उसमें एक और पेज सामने आ गया है। अब ये क्या पेज फंस गया है, इस बारे में भी बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। बर्फबारी का इंतजार हो रहा है और खास तौर पर उन जिलों में जहां धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बिलासपुर और मंडी में काफ़ी धुंध छाई रहेगी और हैवी कोहरे को लेकर भी यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। कारण ये है कि बर्फबारी नहीं हो रही है। एक बार जब बर्फबारी होगी उसके बाद ही इन जिलों में धुंध से निजात लोगों को मिलने वाली है। तो ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अभी पूर्वानुमान जारी किया गया है कि 11-12 नवंबर को संभावना है बारिश की, लेकिन बहुत कम संभावना है। और ड्राई पड़ने से काफ़ी सारी परेशानियां लोगों के समक्ष आ रही है, फसल भी प्रभावित हो रही है और अब पर्यटक भी कम ही रुख हिमाचल प्रदेश का कर रहे हैं, क्योंकि ये बर्फबारी वाला मौसम रहा करता था। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी और यहाँ भरमौर में रहने वाले लोगों से भी फीडबैक कंगना रनौत ने ली है। यह आश्वासन वहां के लोगों को दिया कि अपनी बहन की तरह वो कंगना को समझे और बेझिझक होकर अपनी समस्याएं कंगना के समक्ष रख सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं के आड़े कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कितनी योजनाएं पेंडिंग है और कहाँ कमी रह गई है, इस बारे में भी पूरी जानकारी उन्होंने ग्रामीणों से ली है। और आने वाले समय में कैसे वहां की समस्याएं केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जाएंगी, इस पर भी पूरा आश्वासन कंगना रनौत की ओर से दिया गया है। हालांकि पिछले कल 84 में शिवनुहाला इनकी ओर से दिया गया था, 84 मंदिर में, और वहीं एक पास की दुकान में खरीदारी भी कंगना रनौत की ओर से की गई है। भरमौर के लोगों के चेहरे पर खुशी है और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी नजर आए जब कंगना रनौत उनकी जानकारी उनसे ले रही थी, यानी कि उनकी समस्याओं पर उनसे फीडबैक ली जा रही थी। देखिए, एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये जिला शिमला के सुन्नी स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने गुरु पर कुछ बड़े आरोप लगाए हैं और ये यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में शिकायत 26 अक्टूबर को प्रिंसिपल को दे दी गई थी। प्रिंसिपल ने यौन उत्पीड़न को लेकर कुछ बातें उससे जानी कि आखिरकार किस तरह से छात्रा को परेशान किया जा रहा था और अपने स्तर पर जांच भी बिठाई, जिसके बाद प्रिंसिपल ने खुद ही पुलिस में ये कंप्लेंट दर्ज कर दी है। हालांकि जिस लेक्चरर पर आरोप लगाया गया है 11वीं की छात्रा की ओर से, वो अभी फरार चल रहा है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ मामला दर्ज हो चुका है और जल्दी ही इस शिक्षक को पकड़ लिया जाएगा, ये पुलिस की ओर से हवाला दिया जा रहा है। जब शिष्य और गुरु को ताड़ ताड़ करने वाले इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं तो देखिए कई तरह की बातें उठती हैं, कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे ऊपर माना गया है, सबसे सर्वोच्च माना गया है और गुरु ही हमें अगली दिशा के बारे में जानकारी देते हैं, हमें गाइड करते हैं ज़िंदगी में हमें क्या करना है और कौन सा मुकाम हासिल करना है। लेकिन जब गुरु और शिष्य का रिश्ता इस तरह से ताड़ ताड़ होता हुआ नजर आता है तो कई तरह के सवाल उठते हैं, और ख़ासतौर पर जब बात देवभूमि हिमाचल प्रदेश की हो। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई है। पीटरहॉफ में ये मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई है। शानन प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई और इसमें केंद्रीय मंत्री का कहना था कि वो जानते हैं मतभेद इस प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच हो गए हैं, इसीलिए मतभेद मिटाने के लिए वो पंजाब से भी बात करने वाले हैं। हालांकि पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया है, इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से भी एफिडेविट वहां सबमिट किया जाएगा। ये आज मनोहर लाल खट्टर की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल शानन प्रोजेक्ट के 100 साल की लीज
समाप्त हो गई है पंजाब के पास, लेकिन वापस से इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को नहीं दिया जा रहा है और हिमाचल सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अपना प्रोजेक्ट वापस लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये मानना है कि बहुत ही सीमित संसाधन वैसे ही हिमाचल प्रदेश के पास है। ऐसे में पानी का दुरुपयोग या पानी का हिस्सा अधिकार किसी दूसरे राज्य को दे देना ये गवारा नहीं है मुख्यमंत्री को। यहाँ के लोगों के लिए ही यहाँ के संसाधन और अन्य साधन इस्तेमाल किए जाए, वो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आज भी हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ये संकेत दिए गए हैं। बीबीएमबी पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। और तीसरा, जाठिया डेवी में जो नया शहर बसाने को लेकर प्रस्ताव हिमाचल सरकार की ओर से दिया गया था केंद्र सरकार के पास, वो केंद्र सरकार के विचाराधीन है, जल्द उस पर फैसला होगा। ये भी आज केंद्रीय मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसका दायरा बढ़ना चाहिए, ये केंद्रीय मंत्री की ओर से सुझाव दिया गया है मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा फैसला है और आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, तो इस पर गौर करने के लिए भी सरकार को कहा गया है। हालांकि देखिए, इस बीच सबसे बड़ी जानकारी क्या सामने आई है। 3 प्रोजेक्ट्स जो कि SJVNL को पूर्व जयराम सरकार ने दिए थे, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन को साइन नहीं किया है SJVNL ने राज्य सरकार के साथ, तो अब अल्टीमेटम SJVNL को दे दिया गया है। इसमें सुन्नी, लुहरी और धौला से प्रोजेक्ट है और 15 जनवरी 2025 तक सभी शर्तें एक्सेप्ट की जाएं राज्य सरकार की SJVNL की ओर से, ये भी आज इन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। और अगर 2025 तक ये सभी शर्तें नहीं अपनाते हैं राज्य सरकार की इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फंड SJVNL से वापस ले लिया जाएगा, ये भी चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे जो कि आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की बैठक से निकलकर सामने आई है। हालांकि नए शहर बनाने की व्यवस्था की जा रही है, ये केंद्रीय मंत्री की ओर से भी आज जानकारी दी गई। इनका कहना है कि 8,000 करोड़ का प्रावधान इसके लिए केंद्र सरकार ने किया है। 10 नए शहर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 22 शहरों के प्रस्ताव तो वैसे ही केंद्र सरकार के पास आ गए हैं। इसमें 2 शहर पहाड़ी राज्यों में बसाए जाएंगे और 8 मैदानी इलाकों में शहर बनाए जाएंगे, यानी कि नए सिरे से। और हिमाचल सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें काफ़ी मजबूत दावा किया गया है पैरामीटर्स को लेकर, इसीलिए जल्द फैसला हो सकता है। जैसे जाठिया देवी की भी हमने बात की है, तो नया शहर बसाने पर वहां चर्चा हो रही है। इसी के संबंध में प्रस्ताव दिया है हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को और ये विचाराधीन है केंद्र सरकार के पास। और संकेत आज ऐसे मिले हैं कि जल्द जाठिया देवी में नया शहर बसाने पर फैसला हो सकता है केंद्र सरकार की ओर से। आज पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह से भी हमने बात की है, क्योंकि पिछले कल कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया था, न केवल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बल्कि राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस कमेटी को भंग करने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी राष्ट्रीय स्तर पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से, केसी वेणुगोपाल। और आज जब हमने प्रतिभा सिंह से ये सवाल किया कि आखिरकार क्या ऐसी नौबत आन पड़ी है जो बीच में ही यहाँ कमेटी को भंग करना पड़ा, तो प्रतिभा सिंह की ओर से ये जानकारी दी गई है कि बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे थे जो निष्क्रिय हो गए थे, यानी कि अपने काम को लेकर सक्रिय नहीं थे। राजनीति में सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है, पार्टी को अपना परिवार मानकर चलना पड़ता है, लेकिन कुछ पदाधिकारी अपने काम को लेकर लापरवाही कर रहे थे। चुनावों में ये बात आंकी गई और फिर आकलन किया गया कि बहुत से पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते चुनाव हारे गए हैं कांग्रेस की ओर से। अभी देखिए, लोकसभा सीटों को लेकर ही बात कर लीजिए तो चारों लोकसभा सीटें क्योंकि कांग्रेस ने हार दी थी, तो उसके बाद आकलन ये हुआ कि क्यों ना एक दफ़ा फिर मजबूत कमेटी बनाई जाए और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए अब संगठन में पदाधिकारियों के पद पर जो सक्रिय हों राजनीति में और पार्टी के लिए दिन रात खड़े रहने वाले हों और ख़ासतौर पर वरिष्ठ हों, यानी कि जिन्हें लंबा अनुभव भी एक तरह से राजनीति का हो और काफ़ी समर्थक जिनके साथ जुड़े हों, ऐसे लोगों को ही अब मौका मिलने वाला है। ये संकेत आज दिए गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से। हालांकि देखिए, क्लैरिटी तो पिछले कल की प्रेस रिलीज में ये नहीं थी कि अध्यक्ष पद से इन्हें हटाया जाएगा या नहीं, लेकिन आज जिस तरह से प्रतिभा सिंह मीडिया के समक्ष आई है उसके बाद ये बात क्लियर हो गई है कि फिलहाल उनके अध्यक्ष पद पर कोई भी खतरा नहीं है। प्रतिभा सिंह ही बतौर अध्यक्ष आगे कंटिन्यू करने वाली है, लेकिन उसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं वो हमें नए चेहरों में अब नजर आने वाले हैं। ये मानकर हम चल सकते हैं मजबूत संगठन बनाया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या दोबारा से कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, तो प्रतिभा सिंह का कहना था इस बारे में वो चर्चा करेंगी, बाकी नेताओं के साथ ज़रूरत होगी तभी बनाए जाएंगे। छोटी से छोटी कार्यकारिणी अब बनने वाली है, मजबूत संगठन होगा, छोटी कार्यकारिणी होगी और जितने भी पदाधिकारियों को कमान सौंपी जाएगी वो सही से अपना दायित्व निभा सके, ये कोशिश अब की बार होने वाली है। तो अब ये संकेत मिले हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष तो शायद नहीं बनाए जाएंगे इसके बाद, क्योंकि छोटी कार्यकारिणी की बात हो रही है, तो चुनिंदा लोगों को जिम्मेदारी
दी जाएगी और ऐसे लोगों को जो लंबा अनुभव एक तरह से राजनीति में रखते हैं। एक बात देखिए, आज प्रतिभा सिंह की ओर से कही गई है, इनका ये मानना है कि संगठन और सरकार में तालमेल तभी बन सकता है अगर वन मैन वन पोस्ट वाली नीति अपनाई जाए। यानी कि अगर संगठन में कोई एक पद दे दिया गया है तो उसे सरकार में दूसरा पद देने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार में किसी को कोई जिम्मा सौंपा गया है तो संगठन में उसे कोई दायित्व देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हर व्यक्ति अपना कर्तव्य सही से निभाएगा और वो खुद भी इसी बात में विश्वास रखती हैं। अभी संगठन का जिम्मा उन्हें दिया गया है तो सरकार में उन्होंने कभी भी पद की लालसा नहीं रखी है। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने ये बात कही है, इस बार सबसे ज़्यादा मौका युवाओं को और महिलाओं को संगठन में मिलने वाला है और ये देखा जाएगा कि किसका कितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है चुनावों के वक्त और किसने सबसे ज़्यादा लापरवाही दिखाई है। फिलहाल उन्हें एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन कितने सक्रिय कार्यकर्ता अब सामने आते हैं और कमेटी का गठन कब तक होता है, ये देखना अब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। अगली बात अधिकारियों की मीटिंग से जुड़ी करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने डीसीज और एसपीज के साथ आज मीटिंग ली है। ये ठीक 3 बजे कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो गया था राज्य सचिवालय में। सभी डीसीज और एसपीज की ओर से 7 से 8 मिनट के करीब ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि उनके जिलों में किस तरह की स्थिति है सरकार की योजनाओं को लेकर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं पूरी हो पाई, कौन सी समस्याएं बीच में आ रही हैं, किस वजह से कौन सी योजनाएं पेंडिंग रह गई हैं, और इसके अलावा ड्रग्स कंट्रोल या प्राकृतिक आपदा में जो प्रभावित हुए थे उनके लिए आपदा राहत किस तरह से दी गई है, पुनर्वास को लेकर क्या स्थिति है, इन सभी योजनाओं को लेकर जानकारी देनी होगी और जितने जिलों में जो भी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से इन अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी देखिए 2 साल का कार्यकाल इस सरकार का खत्म होने जा रहा है। ठीक उससे पहले अधिकारियों के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है। पिछले साल क्या टारगेट दिए गए थे अधिकारियों को, कितने वो पूरे हो पाए हैं, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हालांकि पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को ही डीसी और एसपी के साथ रिव्यू मीटिंग हुई थी और इस बार भी समय बिल्कुल इसके आसपास का ही रखा गया है जब ये रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, इस पर सभी एसपीज को जानकारी देनी होगी, क्योंकि विपक्ष की ओर से हर बार सत्र के दौरान भी यही सवाल उठाया जाता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। तो आखिरकार पुलिस इस मामले पर क्या कर रही है, ये भी जानकारी यहाँ एसपी की ओर से दी जाएगी, क्या खास कदम उन्होंने उठाए हैं। गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है सरकार की ओर से और इस पर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था इस कार्यक्रम के तहत हर गाँव में, हर शहर में रहनी चाहिए, हर जिले में किस तरह की व्यवस्था बरकरार रखनी है अब आने वाले दिनों के लिए। ये कुछ खास निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे सभी एसपीज और डीसीज को। देखिए एचआरटीसी पेंशनर्स को तो अभी तक पेंशन नहीं मिली है, लगातार इनकी ओर से विरोध दर्शाया जा रहा है। अब ये हमीरपुर में आज इनकी ओर से बैठक बुलाई गई थी जिसमें इनका मानना था कि गोल्डन जुबली कार्यक्रम मनाया गया शिमला में और ये 50 वर्ष का कार्यक्रम मनाया गया। उसमें ऐलान भी मुख्यमंत्री करते हैं कि 28 अक्टूबर को पेंशन और सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ अगले महीने के भी 7 दिन बीत चुके हैं और पेंशन अभी तक इन्हें नहीं मिल पाई। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। लेकिन नई खबर आज ये है कि चेतावनी इन्होंने दी है। अब 21 नवंबर को ये रणनीति तैयार करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। ये पहले से लेकर संघर्षरत है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब ये आंदोलन और बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि जहां सभी वर्गों को, सभी डिपार्टमेंट्स के पेंशनर्स को सुविधा दे दी गई है पेंशन की, वहां इन्हें ही इंतजार करना पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और घुमारवीं में इनकी ओर से ये 20 और 21 नवंबर को रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके बाद ये सड़कों पर भी उतर सकते हैं अगर जल्द से जल्द स्थायी समाधान नहीं किया इन्हें जल्द से जल्द पेंशन देने के लिए। बात करना चाहेंगे उन कर्मचारियों की जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं। हालांकि संख्या इनकी ज़्यादा है, लेकिन इनका करार खत्म हो गया है 31 अक्टूबर 2024 को। इससे पहले 2016 में ये पद भरने की स्वीकृति बागवानी विभाग में दी गई थी। बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत ये आते हैं, 8 साल की सेवाएं दे चुके हैं। अब इनका कहना है कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हालांकि एक तरह से इनका समय खत्म हुआ है, इस परियोजना की अवधि खत्म हो गई है, इस वजह से इनकी सेवाओं को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता है। ठोस नीति बनाई जाए, ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक अपडेट सामने ये आई है, इसमें 268 ऐसे कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की ओर से आदेश ये जारी किए गए हैं कि फिलहाल इन 268 कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के लिए सर्विस पर स्थिति बरकरार रखी जाए, यानी कि यथास्थिति इनके सेवा के संबंध में रखी जाए। ये इसलिए कहा गया है
ताकि आने वाले दिनों में इस केस की सुनवाई का इंतज़ार किया जा सके। ये अभी 25 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है, तो तब तक सेवा के संबंध में यथास्थिति रखने के लिए कहा गया है। महज उन कर्मचारियों के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में है, 268 के करीब ये कर्मचारी हैं। जो आउटसोर्स पर तैनात है उनकी संख्या 231 के करीब है और कुल मिलाकर ये संख्या देखिए यहाँ 500 साढ़े 500 के आसपास हो जाती है। लेकिन राहत एक तरह से फ़िलहाल उस कैटेगरी के लिए है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है। अभी इनकी सेवाओं को कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया है जब तक पूरी तरह से सुनवाई इस मामले में नहीं हो जाती है। अगली सुनवाई का भी हालांकि इंतज़ार रहेगा, लेकिन 8 वर्ष की सेवा देने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सवाल इनकी ओर से उठाया जा रहा है। अब ऐसा ही हाल कुछ वोकेशनल ट्रेनर्स का भी है। ये चौड़ा मैदान में बैठे हैं, दिन रात अपना वहाँ गुजार रहे हैं। इनका कहना है स्थायी नीति इनके लिए बनाई जाए। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब इस तरह की रणनीति तैयार की गई हो किसी वर्ग की ओर से। एसएमसीज भी पहले ऐसे ही दिन रात प्रदर्शन पर बैठे रहे थे, या वो बेरोजगार युवा जिनके रिजल्ट नहीं निकल रहे थे वो भी सचिवालय के बाहर न जाने कितनी रातें काटते नजर आए थे। तो हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे वर्ग हैं जो इस तरह की रणनीति ज़रूर अपनाते हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनर्स जो स्थायी नीति की मांग उठा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हमें नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब वोकेशनल ट्रेनर्स को भर्ती किया गया था तो सभी शर्तें इन्हें बताई गई थी और ये भी जानते थे कि कंपनी के दायरे में इन्हें रहकर काम करना होगा, इनकी सैलरी कितनी होगी। लेकिन अब इनका मानना है कि कंपनी से ये प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि समय से सैलरी इन्हें नहीं दी जाती है, इसीलिए सरकार के दायरे में इन्हें लाया जाए। और जब सरकार से हमने बात की तो उनका कहना है महज 1 से 2 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने समय से एरियर का भुगतान नहीं किया था, लेकिन अब 2 दिन के भीतर एरियर भुगतान के निर्देश उन्हें जारी कर दिए गए हैं। आने वाले समय में अगर लापरवाही कंपनीज की ओर से की जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। ये बात अभी नहीं सामने आई है कि कोई रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी। हालांकि कंपनीज को ज़रूर रिप्लेस करने की बात यहाँ पर हुई है। और ये भी सरकार का मानना है कि जब भर्ती कोई भी वर्ग होता है तो आरएनपी रूल्स के तहत सभी शर्तों को अपनाकर वो भर्ती होते हैं। कुछ महीने बाद शर्तों में बदलाव करने की मांग उठाना या रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाना ये कोई समाधान नहीं है। न जाने कितने ऐसे छोटे बड़े वर्ग हैं, अभी आउटसोर्स कर्मचारियों की बात ले लीजिए या सरकारी स्कूलों में जो कंप्यूटर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, तीसरी ओर वोकेशनल शिक्षक हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े वर्ग हैं जो लगातार अब रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाने लगे हैं। अगर रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बन जाएगी तो फिर सीधे तौर पर सरकार के दायरे में आएंगे और सरकारी विभागों में अगर पद इस तरह से भरने हैं तो कमीशन फाइट करने वाले युवा कहाँ जाएंगे। सवाल ये है, अगर सरकारी दायरे में आना है तो कमीशन फाइट करे, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सीधे तौर पर इस तरह से भर्ती होकर फिर रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाना ये उचित नहीं है, ये सरकार की ओर से भी माना जा रहा है। देखिए, पिछले महीने यानी कि दीपावली के मौके पर महीने में 2 बार सैलरी दी गई थी, जिसके बाद अब 500 करोड़ का लोन और सरकार की ओर से लिया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने 500 करोड़ लोन लेने का फैसला कर लिया है और ये आरबीआई को भी भेज दिया गया है। हालांकि अभी देखिए, राज्य सरकार के पास इसके बाद 500 करोड़ की लिमिट और बच जाएगी दिसंबर माह के लिए, और फिर जनवरी से लेकर मार्च तक की बात करें तो दोबारा से लोन लिमिट दी जाएगी भारत सरकार की ओर से, यानी कि ये लोन लिमिट फिर से तय कर दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो 500 करोड़ फिर बच जाएंगे वो दिसंबर माह में इस्तेमाल सरकार कर सकती है। और अभी 500 करोड़ का लोन एक दफ़ा फिर लेने जा रही है राज्य सरकार। ये तकरीबन 1000 करोड़ की लोन लिमिट ही सरकार के पास बची थी, जो कि पूरी दिसंबर तक इस्तेमाल हो जाएगी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का रिजल्ट जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। इसमें काफ़ी समय लग गया। ये टाटा कंसल्टेंसी की ओर से परीक्षा ली गई थी और सीबीटी प्रणाली का इसमें इस्तेमाल हुआ था, लेकिन समय इसलिए ज़्यादा ज़ाया हुआ है क्योंकि एजेंसी को उसकी फ़ीस नहीं दी गई थी सरकार की ओर से। लेकिन वित्त विभाग ने अब ये सभी फाइल्स क्लियर कर ली है और साथ ही साथ ट्रेजरी को भी बिल भेज दिए हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो फंडिंग या फीस जानी थी एजेंसी को वो पूरी कर दी गई है सरकार की ओर से, उसका भुगतान हो चुका है। और अब जल्दी ही पूरा डाटा टाटा कंसल्टेंसी की ओर से राज्य चयन आयोग को दिया जाएगा। राज्य चयन आयोग की ओर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके लिए लक्ष्य 15 दिसंबर तक का निर्धारित किया गया है कि 15 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी और नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को सौंप दिए जाएंगे। हालांकि बाकी भर्तियों के मुकाबले इस भर्ती में फिर एक दफ़ा जल्दबाजी दिखाई गई है। सीबीटी प्रणाली का क्योंकि इस्तेमाल हुआ था, कुछ महीने पहले ही परीक्षा हुई थी, कम से कम यहाँ कई
सालों का इंतज़ार अभ्यर्थियों को नहीं करना पड़ा, जैसा कि कुछ एक पोस्ट कोड्स में हुआ, तो ये अच्छी बात है। और अब भुगतान क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी को सरकार की ओर से कर दिया गया है, तो लाजमी सी बात है डाटा दे दिया जाएगा राज्य चयन आयोग को, और जैसे ही राज्य चयन आयोग के पास ये पूरा रिकॉर्ड पहुंचेगा तो ये रिजल्ट भी घोषित होगा और नियुक्ति पत्र भी 15 दिसंबर से पहले सौंप दिए जाएंगे अभ्यर्थियों को। ये अच्छी खबर हम कहना चाहेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग में कमीशन के आधार पर 2800 पद भरे जाने हैं, लेकिन इसके लिए एजेंसी नहीं मिल रही है और जिस वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से अब ये कह दिया गया है कि जल्द से जल्द दूसरी एजेंसी ढूंढी जाए। शिक्षा बोर्ड को हालांकि पहले दायित्व देने की बात हो रही थी, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने इनकार कर दिया है कि वो कमीशन के माध्यम से भर्ती नहीं करवाएंगे। उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कमीशन आधार पर भर्ती करवाने के लिए, इसीलिए अब किसी दूसरी एजेंसी को हायर करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से बात कही गई है। दूसरी ओर वो एसएमसीज जिन्हें एलडीआर कोटे के तहत लाया जाएगा और इसी कोटे के तहत परीक्षा देने के लिए भी उन्हें कहा जा रहा है। हालांकि ये परीक्षा जरूर शिक्षा बोर्ड की ओर से ही करवाई जाएगी, लेकिन सिर्फ एसएमसीज के एलडीआर कोटे वाली परीक्षा यहाँ शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाएगी। इसके अलावा जो 2800 के करीब पद भरे जाने हैं कमीशन के माध्यम से, उसके लिए दूसरी एजेंसी हायर करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कह दिया है। ये मामला पहले भी इसी वजह से लटक गया था। राज्य चयन आयोग का गठन भले ही हो गया हो, लेकिन पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है और शिक्षा बोर्ड ने इनकार कर दिया। अब नई एजेंसी हायर करने का ही एक रास्ता बच जाता है। तो अब कितना ज़्यादा वक्त इसमें और लगता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहेगा। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।